नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने दो टॉपिक, हिंदी व्याकरण से संबंधित उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, जो ये टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है और ये आप छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि उपसर्ग की जो परिभाषा है वो भी हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उसमें हमने ये जाना कि जो भी शब्दांश किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, यानी कि पहले जुड़कर, किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन ले आते हैं, ये आपका कहलाता है उपसर्ग। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताए, तो देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने आपको यहाँ पर एक चीज कॉमन रखी, वो थी कि जो भी इसके मूल शब्द थे वो मैंने आपको सारे सेम दिए, जैसे प्रकार, उपकार, आकार, अलंकार। ठीक है, तो जो मूल शब्द था वो सबका सेम था, लेकिन हमने उस पर अलग अलग शब्दांश जोड़े और इस तरह से नए शब्द बनाए और उसका वाक्य प्रयोग भी करके आपको दिखाया कि किस तरह से पूरी तरह से अलग है ये सारे शब्द। जैसे आपका प्रकार, तुम किस प्रकार नाचोगे। आकार, अंगूर का आकार बड़ा है। उपकार, उपकार सदा उपकार करना चाहिए। अलंकार, अलंकार शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे शब्द जो है बिल्कुल अलग अलग बने हैं एक ही आपके शब्दांश से, एक जैसे आपके शब्दांश से। फिर मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा खुद से लिखने को कहा, क्योंकि बहुत ही सरल परिभाषा इससे बनी हमारी कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर कोई शब्दांश जब उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है या उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं और ये एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। अब मैंने यहाँ पर आपको उपसर्गों के प्रकार बताए थे। तो हमने उपसर्गों के प्रकार यहाँ पर 3 तरह से पढ़े। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरह से उपसर्गों के प्रकार बताए। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह से, सबसे पहले तत्सम, तत्भव और आगत। ठीक है, तत्सम, तत्भव और आगत। तत्सम, तत्सम में कौन से आपके उपसर्ग आते हैं। तत्सम में आपके संस्कृत के उपसर्ग आते हैं। जब आप तत्सम पढ़ते हैं तो उसमें आपके संस्कृत के उपसर्ग आते हैं। तत्सम क्लियर किया था लास्ट में, क्योंकि देखिए ये शब्दों के प्रकार है। हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम हिंदी भाषा में बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं, तो उनको कहा जाता है तत्सम, यानी कि उसके जैसा, बिल्कुल उसी के जैसा शब्द हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग आपके तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तो संस्कृत के सारे उपसर्ग पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। आप देख सकते हैं आगे यहाँ भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने इससे संबंधित। देखिए संस्कृत के उपसर्गों में मैंने बोला था कि हिंदी में प्रयुक्त तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में मिलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए थे, जैसे अति, अधि और अनु, और इसके आगे भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखवाए थे। उसके बाद मैंने आपको कहा तत्भव उपसर्ग। तत्भव उपसर्ग क्या होते हैं। तत्भव उपसर्ग अर्थात जो तत् उससे भव यानी कि उत्पन्न हुए, तत्
उससे भव अर्थात उत्पन्न हुए, जो उससे उत्पन्न होते हैं। किससे? संस्कृत भाषा से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी आपको दिए थे। देखिए, सबसे मैंने पहले कहा तत्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको सर्प। सर्प आपका संस्कृत का शब्द है, जिसको हिंदी में सांप कहते हैं। तो आपका सर्प जो शब्द है ये संस्कृत में भी प्रयोग होता है, हिंदी में भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसको तत्सम कहा है। लेकिन सांप शब्द जो है ये आपका हमेशा से ही तत्भव शब्द रहा है। जैसे अश्व, अश्व को आप संस्कृत में भी अश्व कहते हैं और हिंदी में भी कभी कभार अश्व लिखते हैं। लेकिन अगर आप घोड़ा शब्द कहें तो घोड़ा आपका हिंदी का ही शब्द है, यानी कि घोड़ा आपका तत्भव शब्द है। अग्नि, अग्नि को आप संस्कृत में भी अग्नि कहते हैं, हिंदी में भी अग्नि कहते हैं। तो ये आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि दोनों भाषाओं में एक जैसा लिखा जाता है। लेकिन अगर इसी को आप आग कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा तत्भव। तो बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिए तत्सम और तत्भव जो आपके उपसर्ग हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसके बाद भी मैंने खुद से भी कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे। जैसे अ और अन। अ का अर्थ मैंने आपको बताया था एक तरह से जहां पर अभाव या निषेध जताया जा रहा हो, जैसे अनहोनी या अथाह, ठीक है। उसी तरह से उन का यहाँ पर मैंने बताया था कम, उन का अर्थ कम, जैसे 49, 50 से एक कम, 59, 60 से एक कम, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल मैंने इसके आपको दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए बताया है स और सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा। तो सुपूत, सुघड़, ठीक है, सपूत, सुघड़, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिए थे। इसको कहते हैं हिंदी के उपसर्ग। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी गया है, तत्भव उपसर्गों को हिंदी के उपसर्ग कहा जाता है। तो ये दो चीजें यहाँ पर क्लियर की थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को आगे बताया था, जैसे इसमें बताया है आगत। आगत का क्या अर्थ होता है? आगत का अर्थ जब हम किसी दूसरी भाषा से कोई भी शब्द लेते हैं, दूसरी भाषा से जब हम कोई शब्द लेते हैं तो उसे कहते हैं आगत, ठीक है। तो आगत में यहाँ पर आपके जो उपसर्ग आते हैं वो आते हैं आपके जैसे आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये हमने यहाँ पर सारे पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नंबर 3 बताया था वो था आपका आगत। तो इसमें मैंने आपको आगत भी एक्सप्लेन किए थे, यानी कि जो आगत आपके हैं जैसे उर्दू फारसी के उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताए थे कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग बताए थे और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर कुछ शेष आपके छोड़ दिए थे और आपको कहा था कि आप घर पर इसको करके लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उपसर्ग का जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो गया था। यानी कि हमने उपसर्गों में आपके संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग चारों हमने पढ़ लिए थे। और उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब संधि, ये सब क्या है? ये सब शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि हिंदी भाषा में जब आप इस तरह से चाहे संधि करें, चाहे आप उपसर्ग या प्रत्यय या समास की प्रक्रिया जब आप करते हैं तो ये सब क्या करते हैं? नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने प्रत्यय की तरफ। तो प्रत्यय को अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय देखिए क्या होता है, आपने पिछले अध्याय में यहाँ पर पढ़ा, आपने पिछले अध्याय में यहाँ पर पढ़ा कि जब हम किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जब कोई नया शब्द जोड़ते हैं, किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जब कोई नया शब्द जोड़ते हैं तो उसे हमने उपसर्ग कहा, यानी कि प्रीफिक्स। प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ना, ठीक है, प्रीफिक्स। अब यह है आपका प्रत्यय यानी कि सफिक्स।
अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं और उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए एक बार कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, उनको आप खुद से करेंगे, देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखिए। प्रत्यय, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताती हूँ, जैसे प्यास, ठीक है, या ठंड, ठीक है, मैल। तो इसमें यहाँ पर एक मैं प्रत्यय जोड़ूंगी, एक प्रत्यय यहाँ पर जोड़ेंगे, वो है आपका आ। देखिए कैसे नया शब्द बनता है। तो देखिए अगर हम प्यास में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्यासा। अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ठंड में अगर आ प्रत्यय जोड़ेंगे, ठंडा। मैल में आ प्रत्यय जोड़ेंगे, मैला। ठीक है, इसी तरह के कुछ और शब्द प्रत्यय आप यहां पर देखिए, जैसे पुजारी, लोहार। प्रत्यय यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग क्या होता है? प्रारंभ में जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है। पुजारी, तो पुजारी में अगर हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुजारी। बिल्कुल एक नया शब्द बनेगा, पुजारिन। लोहार में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लोहारिन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपसर्ग में हमने बताया कि कोई शब्दांश जब किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है तो वो शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है, शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दांश है अब वो शब्द के प्रारंभ में ना जुड़कर वो शब्द के अंत में जुड़ता है और इसीलिए उसको प्रत्यय यानी कि सफिक्स कहा जाता है। जैसे प्यास में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्यासा। ठंड में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे वो हो जाएगा ठंडा। मैल में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे वो हो जाएगा मैला। पुजारी में अगर हम इन प्रत्यय जोड़ेंगे वो हो जाएगा पुजारिन, लुहारिन, कहारिन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर बनाते हैं या जिनके अर्थ में विशेषता आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा कि प्रत्यय क्या होता है। अब देखिए इसको दूसरी तरह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, ये परिभाषा लिखी है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्रत्यय कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या करते हैं? उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बल, धन, वान, बलवान। भूख, धन, आ, भूखा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रत्यय है। भूख और भूखा में अंतर, ठीक है, विशेषता आ गई है उसमें। बल और बलवान, ठीक है, बल और बलवान बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं प्रत्ययों के भेद। इससे पहले कि हम आगे एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने यहाँ पर
उपसर्गों के भेद आपको बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से प्रत्ययों के भी भेद हैं। उपसर्गों के 4 भेद, अगर देखिए अलग अलग पढ़े तो 4 भेद, अगर एक साथ पढ़े तो 3 भेद। आपका तत्सम प्रत्यय, तत्भव प्रत्यय, आगत प्रत्यय, 3 भेद। अगर इनको अलग अलग करके पढ़ें, हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय और उर्दू फारसी के प्रत्यय, अंग्रेजी के प्रत्यय, ठीक है, 4 प्रकार के, सॉरी ये आपका जो उपसर्ग, अगर हम उपसर्गों को एक तरह से उपसर्गों के भेद अगर हम पढ़ें तो अगर हम वैसे देखें तो 3 तरह के भेद होते हैं आपके, तत्सम उपसर्ग, तत्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। और इसी को अगर हम अलग अलग पढ़ें तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये 4 तरह के, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, यानी कि जो शब्द के अंत में लगता है, इसके भेद जान लेते हैं। प्रत्यय के भेद नोट डाउन भी करेंगे सभी। कृत प्रत्यय, सबसे पहले आपके आता है प्रत्ययों के भेद में कृत प्रत्यय। 2 प्रकार के आपके प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप, जिसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये पहले भी बताया है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जैसे पढ़, लिख, चल, जा, खा, सो, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया के मूल रूप हैं। तो क्रिया के मूल रूप यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है उसको क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्ययों से नया शब्द बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी यहाँ पर मैं पूरा आपको, इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। जैसे देखिए थक, ये भी आपका क्या है, धातु है, यानी कि क्रिया का मूल रूप है। अगर मैं इसमें आवट शब्द जोड़ देती हूं तो ये आपका बन जाता है थकावट, थकावट, ठीक है। और इसे हम कहेंगे आपका कृदंत शब्द। इसे हम क्या कहेंगे, कृदंत शब्द। तो ये सबसे ज्यादा मेन है कि सबसे पहले आप कृत प्रत्यय की परिभाषा नोट डाउन कर लें। तो परिभाषा फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात ब्रैकेट में धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे पहला है आपका विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जो विशेषण बनाते हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय जैसे चल। क्या है चल, चल शब्द क्या है, क्रिया है। चल ना, चल ना, ये अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से आपका प्रत्यय यहाँ पर जुड़ जाएगा, चलना। तो ये क्रिया का मूल रूप है, इसको धातु कहते हैं, गा, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रत्यय जोड़ा चल धन अक, चल धन अक, तो ये बन गया चालक। अब देखिए विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि तत्सम प्रत्यय, तो यहाँ पर है विशेषण
तत्सम आपका हमने यहाँ पर पढ़ा था तत्सम उपसर्ग। तो यहाँ पर है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जो विशेषण बनाते हैं, जैसे चल अक चालक, गा धन वैया गवैया। ऐसे ही आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें आप बहुत सारे और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे पाठ, धाव। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आप अक अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये होगा आपका पाठक। ठीक है, इसमें भी आप जोड़ते हैं धावक। ठीक है, अगर आप अक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे चाल धन चल धन अक चालक, गा धन वैया गवैया, धाव धन अक धावक। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे इसमें आपके एक तरह से शब्द जुड़ते हैं, जैसे आपके और भी एग्जाम्पल हैं इसमें, आक। तो इसमें आपका मूल शब्द है चाल। ठीक है, या तैर। ठीक है, तो इसको अगर आप आक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, चालाक। विशेषता है तैर, तैर में अगर हम आक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तैराक। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं, यानी कि विशेषण बन रहा है। देखिए आक हमने प्रत्यय जोड़ा, चालाक, तैराक। ठीक है, क्लियर हुआ। और भी बहुत सारे हैं, जैसे देखिए आऊ अगर प्रत्यय जोड़ते हैं, आऊ, तो जैसे लड़, भिड़, तो क्या होगा, लड़ाऊ। लड़ाऊ। भिड़ाऊ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया आका। ठीक है, इसके यहाँ पर और प्रत्यय हम लेते हैं आका, तो यहाँ पर शब्द लेंगे धम। ठीक है, लड़, तो धम शब्द में अगर हम आका प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, धमाका। लड़ में अगर आका प्रत्यय जोड़ेंगे, लड़ाका। तो ये विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, यानी कि जो विशेषण बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारे शब्द क्या है, विशेषण बना रहे हैं। जैसे शुरुआत से देखिए, चल धन अक चालक, गा धन वैया, चल और गा दोनों ही क्रिया है, लेकिन हमने इसमें ऐसा प्रत्यय जोड़ा कि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। चल चालक, गा गवैया, पाठ अक पाठक, धाव अक धावक, आक यानी कि चाल धन आक चालाक, तैर धन आक तैराक, लड़ धन आऊ लड़ाऊ, भिड़ धन आऊ भिड़ाऊ, धम धन आका धमाका, लड़ धन आका लड़ाका। ठीक है, ये है आपके विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय नोट डाउन कीजिए, और ये सारे एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे। आगे भी यहाँ पर अब जातिवाचक संज्ञा बनाने वाले विशेषण, यानी कि जो पूरी समूह या जाति का बोध कराते हैं, ऐसा शब्द जिससे बनेगा कि जिससे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा, यानी कि वो शब्द क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। इससे पहले जो शब्द था वो कैसा था,
विशेषण शब्द था, लेकिन अब ये बनाएगा जातिवाचक संज्ञा संज्ञा शब्द। जैसे यहाँ पर शब्द बताया है खा, तो ये हो जाएगा खाना। खेल, खिलौना। ठीक है, खेल का आपका बनेगा खिलौना। ठीक है, तो ये क्या है आपका खा, खाना, खेल, औना, खिलौना। तो यहाँ पर जितने भी आपके शब्द हैं, इसमें और भी शब्द हैं, जैसे नाच, तो यहाँ पर आप ना लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नाचना। ये हो जाएगा आपका नाचना। नाचना। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पर और लिख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हुआ। हुआ एक आपका प्रत्यय है, तो आप इसको लिखेंगे पढ़ा या लिखा, तो इस पर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पढ़ा हुआ। और इसी तरह से लिखा हुआ। ठीक है, और बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे औना, यहाँ पे लगाया है खेल, तो खेल में हमने औना प्रत्यय जोड़ा, ये हो गया खिलौना। बिछ, बिछ में हमने औना प्रत्यय जोड़ा, वो हो गया बिछौना। ठीक है, इसी तरह से हुई, सुनी हुई, बोली हुई, पढ़ी हुई। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे जो है प्रत्यय शब्द हैं, जो कि जातिवाचक प्रत्यय जातिवाचक संज्ञा बनाने वाले जो कृत प्रत्यय है उसको आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला भेद है प्रत्यय का, यानी कि कृत प्रत्यय का पहला भेद है, वो आपको बहुत सारे तरह के यहाँ पर शब्द बनाता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया, विशेषण बनाने वाले शब्द, जातिवाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ पर है कि अगला हमारा कौन सा शब्द बनता है। ठीक है, अगला हमारा कौन सा शब्द बनता है वो हम देख लेते हैं। अगला हमारा शब्द यहाँ पर बन रहा है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर हमारी जो प्रत्यय शब्द है वो कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे मिल धन आप, मिलाप, मिलाप कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। चढ़ धन आई, देखिए ये हमेशा आपके क्रिया शब्द होंगे। ठीक है, ये हमेशा आपके क्रिया शब्द होंगे, और इनको हमने यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर आगे कैसा बनाया है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया है। यानी कि ये जो नया शब्द बन रहा है ये भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय है। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं और भी। जैसे आई शब्द लिखा हुआ है, तो आई के लिए सबसे यहाँ पे लिखेंगे पढ़, आई। ठीक है, लिख, आई, पढ़ाई, लिखाई। ठीक है, जैसे अन, अन शब्द भी यहाँ पर जुड़ता है, अन, अन शब्द को भी हम जोड़ेंगे तो अन शब्द भी कई चीजों में जोड़ता है। जैसे इसका जो मूल शब्द है उसको हम लेंगे गम और चल, तो इससे बनेगा आपका ग म न, गमन, च ल न, चलन। ठीक है, अन शब्द जोड़ना है, गमन, चलन, पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई। ठीक है, ये सारे शब्द आपके कैसे हैं, आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। कुछ और शब्द हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे दिख, आवा, और इसी में एक शब्द और हम यहाँ पर जोड़ते हैं
पहन। ठीक है, अब इसी से हम एक नया शब्द बनाएंगे। दिखावा, दिखावा। ठीक है, पहन, पहनावा। ठीक है, तो ये भी एक नया शब्द है। इसी तरह से औती, औती भी है, औती भी एक नया शब्द है। जैसे आपका कट। ठीक है, तो इसमें हम औती प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा कटौती। ठीक है, कटौती। या फिर आप लिखेंगे फिर, औती प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या होगा? फिरौती। तो इस तरह से हम अलग अलग जो प्रत्यय शब्द जोड़कर कैसे शब्द बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। ये सारे कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। दिखावा, पहनावा, कटौती, फिरौती, गमन, चलन, मिलाप, चढ़ाई, पढ़ाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो है। और किससे बने हैं ये? भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है। ये सारे क्या है? आपके कृत प्रत्यय है, लेकिन कैसे हैं? जो भाववाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं। तो क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, भाववाचक बनाने वाले कृत प्रत्यय, जातिवाचक बनाने वाले कृत प्रत्यय। 3 तरह के अभी तक हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिए हैं। क्लियर सभी को? नोट डाउन जब करेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, यानी कि आपने अच्छे से नोट डाउन करना है सभी चीजों को। सबसे पहले हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा बताई। कृत प्रत्यय होते क्या है, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि कितने टाइप के आपके कृत प्रत्यय होते हैं। तो 3 टाइप के अभी तक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय। देखिए, तद्धित प्रत्यय से पहले भी आपकी और भी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, यानी कि आपका जो एक तरह से यहाँ पे मैंने आपको प्रत्यय बताया, तो प्रत्यय के बाद मैंने प्रत्यय के भेद आपको बताए। ठीक है, प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेदों में 2 भेद मैंने आपको यहाँ पर बताए कि पहला है आपका कृत प्रत्यय, और और दूसरा है आपका, पहला है कृत प्रत्यय, जिसमें हमने 3 तरह की चीजें अभी तक पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी? विशेषण वाचक कह सकते हैं, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। विशेषणवाचक कृत प्रत्यय यानी कि जो विशेषण शब्द बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जातिवाचक कृत प्रत्यय। फिर हमने पढ़ा भाववाचक कृत प्रत्यय। और अभी हम यहाँ पर एक और इसका पॉइंट पढ़ेंगे, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, पहला भेद आपका ये है, और दूसरा भेद है आपका, 2 भेद होते हैं, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तो देखिए, हमने यहाँ पर
इन तीनों को पढ़ लिया है, तीनों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जातिवाचक कृत प्रत्यय, आपका भाववाचक कृत प्रत्यय और विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, तीनों के एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय को। क्या होता है ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय? क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रियावाचक कृत प्रत्यय लेंगे, उसके बाद हम मूल शब्द लेंगे, उसके बाद हम जो नया शब्द बनेगा। तो देखिए क्रियावाचक कृत प्रत्यय में आपका आता है ऊ एक शब्द, फिर आता है कर, या, एरा, अनिया, और कुछ मूल शब्द लेंगे जैसे टिक, खा, आपका आ, सो, ठीक है, पा, खो, काम, लूट, पूज, सोच। अब देखिए नया शब्द कैसे बनेगा। ये प्रत्यय आपने जोड़ने हैं, ये प्रत्यय आपने जोड़ने हैं और उससे आपका नया शब्द बनेगा। तो देखिए टिक और ऊ, टिकाऊ, खाऊ, आकर, आकर, सोकर, ठीक है। हमने बोला क्रियावाचक, आप देख सकते हैं ये सारे शब्द क्रियावाचक हैं, ठीक है, क्रिया बता रहे हैं। पा, या, खो, या, एरा, इसमें देखिए आप काम और लूट, तो क्या बनेगा कमेरा और लुटेरा, ठीक है। अनीय क्या बनेगा पूजनीय, सोचनीय, ठीक है, पूजनीय और सोचनीय। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 तरह के आपके प्रत्यय पढ़ लिए। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी, प्रत्यय होते क्या है, उसके बाद प्रत्ययों के भेद, यानी कि 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के भी 4 भेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा। सबको क्लियर हो चुका है? बाकी के जो हमारे प्रत्यय के दूसरे भेद हैं, यानी कि तद्धित प्रत्यय को हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो इसको आज घर पर जाकर रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो उसे जरूर पूछिए और क्लियर कीजिए। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।